तो हमसे क्या बोला है, 25 डिग्री सेल्सियस को काय में चेंज करो, केल्विन में चेंज करो। तो 25 डिग्री सेल्सियस को अगर मुझे जो है वो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, जितना भी टेम्परेचर मुझे दिया हुआ है, जैसे अभी कितना दिया हुआ 25 दिया हुआ है, इसमें 273 जोड़ दूंगा, 273 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 और 3 8, 7 और 2 9 और 2 298 केल्विन आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें क्या करा है, जोड़ दिया, इसमें क्या करा था, घटा दिया। तो जब भी आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, 273 माइनस कर देना, जितना भी टेम्परेचर दिया हुआ हो। और जब भी आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको 273 उसमें जोड़ देना है, तो आपका क्या जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों ट्रिक थी जो आपको याद रखना, और ट्रिक ही याद रखना है आपको, डायरेक्ट जो है वो आंसर मैं अगर आप कॉपी चेक करूंगा और आखिरी में आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपने फॉर्मूले से करा कि नहीं करा, है ना। आप चाहो तो ब्रैकेट में यहाँ पर फॉर्मूला बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर से कितना, 273 केल्विन, क्योंकि ये लिखने पे जो है आपके नंबर अगर माइनस होने के चांसेस होंगे भी तो वो खत्म हो जाएंगे बिल्कुल भी। तो आप क्या करिएगा, क्वेश्चन आया उसको ब्रैकेट में एक ये वाला फॉर्मूला लिख दिया, फिर उसके बाद सॉल्व अपने हिसाब से कर दिया। अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो 273 जोड़ देंगे, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 घटा देंगे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी ये बात कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। इसके बाद आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नेप्थेलीन को रखा देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। इनके लिए कारण लिखना है हमको, अवलोकन है तो कारण लिखना है। और दूसरा है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, क्यों, कारण बताइए इन दोनों के लिए। तो पहला जो कारण है उसके लिए आपसे बोला हुआ है क्या, उसके लिए आपसे बोला है, बताओ नेप्थेलीन की बॉल्स जो हैं वो रखे रखे जो है वो गायब हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेप्थेलीन बॉल्स बोलते किसको है ना। तो नेप्थेलीन बॉल किसको बोलते हैं, नेप्थेलीन बॉल आपने देखा होगा कपड़ों के बीच व्हाइट कलर की कुछ बॉल्स रखी जाती हैं, व्हाइट कलर की कुछ गोलियां रखी जाती हैं, शायद आपको घर में जो है उसको फुनेन की गोलियां बोलते होंगे या फुनेन की गोलियां बोलते होंगे, खुद को ही नहीं पता होता है कि हम क्या बोल रहे होते हैं, है ना। तो आज से आप नया वर्ड सीख रहे हो और घरों में जो है वो आप फुनेन की गोली या फुनेन की गोली नहीं बोलेंगे उसको, आप उसको बोलेंगे नेप्थेलीन बॉल्स। कौन सी बॉल्स, नेप्थेलीन बॉल्स। वो नेप्थेलीन बॉल्स आप देखोगे कपड़ों के बीच जो है वो रख दी जाती हैं, और कई बार जो है वो जब हम बाहर जा रहे होते हैं तो सूटकेस में भी कपड़ों के बीच जो है वो रख देते हैं, लंबे समय तक रखे रहते हैं ताकि जो है वो कपड़ों में सीलन की बदबू ना आए या कोई फफूंद वगैरह ना लगे, है ना, कपड़े सेफ रहे। वो बॉल्स रखी जाती हैं, आप देखोगे वो बॉल्स रखे रहने देते हैं तो कुछ समय बाद जो है वो कुछ भी पदार्थ नहीं छोड़ती है, ना कलर छोड़ती है उस कपड़े पर, ना कुछ भी नहीं छोड़ती है, और वो धीरे धीरे जो है वो गायब हो जाती है अपने आप, उसकी स्मेल बस रह जाती है, बाकी वो जो है वो गायब हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, पहले तो आपने जान लिया कि नेप्थेलीन बॉल बोलते किसको, सभी को पता चल गया ना नेप्थेलीन बॉल किसको बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको उसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि नेप्थेलीन बॉल किसको बोलते हैं। नेप्थेलीन बॉल वो व्हाइट कलर की गोलियां होती हैं जो कपड़ों के बीच रखी जाती है, अलमारी में रखी जाती हैं। क्वेश्चन है वो नेप्थेलीन बॉल रखे रखे अचानक गायब कहाँ हो जाती हैं, वो दिखाई क्यों नहीं देती हैं। उसका आंसर कारण क्या है, उसका कारण है उसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है। ऊर्ध्वपातन हो जाता है मतलब सब्लिमेशन हो जाता है, मतलब वो जो है वो ठोस अवस्था से डायरेक्ट काय में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए हमको उसकी स्मेल जरूर आती रहती है, लेकिन वो जो है वो वहां पर गोली होती नहीं है। मतलब हुआ क्या, उसका ऊर्ध्वपातन हो गया। ऊर्ध्वपातन होने के कारण से क्या हो गया, ऊर्ध्वपातन होने के कारण से वो डायरेक्ट ठोस से काय में कन्वर्ट हो गई, गैस में कन्वर्ट हो गई, है ना। इसलिए उसका कोई भी सामान हमको दिखाई नहीं देता है, केवल स्मेल बस आती है, और बाकी कुछ भी वो पदार्थ नहीं छोड़ता है, वो डायरेक्ट काय में कन्वर्ट हो जाता है, ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, है ना। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण आपसे बोला जा रहा है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। इत्र की गंध दूर तक क्यों आ जाती है, कैसे आ जाती है, इत्र मतलब परफ्यूम, परफ्यूम की गंध दूर तक क्यों हो जाती है। इसके लिए हमने एक कारण पढ़ा हुआ है, पदार्थ के कण जो है वो लगातार गतिशील होते हैं, लगातार गतिशील होते हैं। इत्र भी एक पदार्थ है, और जो इत्र की गंध होगी वो भी एक पदार्थ होगी। इत्र की गंध क्या होगी, पदार्थ होगी। और जो इत्र की गंध के पदार्थ होंगे, यानी कि जो कण होंगे, जो इत्र की गंध जो एक पदार्थ है उसके जो कण होंगे वो लगातार क्या होते हैं, गति करते रहते हैं, वायु में जो है वो गति करते रहते हैं, जिसके कारण से हमें जो है वो इत्र की गंध दूर से ही आ जाती है। गंध मतलब सुगंध, इत्र मतलब सेंट, सेंट की खुशबू हमको दूर तक क्यों जाती है, क्योंकि इत्र एक पदार्थ है, इत्र की गंध भी एक पदार्थ है, और पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ होता है, और कणों का एक अभिलाक्षणिक गुण है कि वो कण जो है वो लगातार क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं।
जैसे अगरबत्ती के धुएं में कण गति कर रहे हैं, वैसे ही इत्र की गंध में भी कण जो है वो लगातार गति कर रहे होते हैं और हम तक पहुंच जाते हैं। इसी कारण से इत्र की गंध जो है हमें दूर तक ही आ जाती है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा आंसर था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। मतलब कि आपको बताना है कि निम्नलिखित पदार्थों में से किन पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल जो है वो अधिक है और किसके बीच कम है। तो हमको बताना है बढ़ते हुए आकर्षण बल के कारण से, मतलब कि जिसमें सबसे कम है वो आपको सबसे पहले बताना है, उसके बाद जो है जिसमें ज्यादा है उसको बताना है। तो आपके सामने 3 पदार्थ दिए हुए, जल, चीनी और ऑक्सीजन, है ना। मैं इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूं। इस क्वेश्चन को मैं ले जाता हूँ दूसरी स्क्रीन पर। चलो, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है उतना काफी है। निम्नलिखित पदार्थों में कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करें। 3 चीजें दी हुई हैं, वो लिख लेते हैं हम। दिया हुआ है जल, दूसरा दिया हुआ है चीनी और तीसरा दिया हुआ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पूरा ना लिखते हुए मैं उसको लिख ले रहा हूँ O2। O2 O2 बोलते हैं, ऑक्सीजन गैस जो है वो O2 होती है। और केवल ऑक्सीजन लिखा हुआ है इसलिए केवल क्या है ऑक्सीजन इंग्लिश में लिख देता हूँ। ओ लिखते हैं इसको वैसे ऑक्सीजन को, लेकिन अगर मैं इंग्लिश में लिखूँ तो ऑक्सीजन हो जाए। बोल रहे हैं ये जाहिर सी बात है, तीनों पदार्थ हैं। तीनों अगर पदार्थ है तो तीनों के जो है वो काय से मिलकर बने होंगे, कण से मिलकर बने होंगे। ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है और ये भी पदार्थ है। तो इसके इसमें कुछ ना कुछ जो है वो कण उपस्थित होंगे। इसमें जल में जो है वो कण उपस्थित होंगे बहुत सारे, है ना। पानी के वेपर्स होंगे बहुत सारे। तो ये पानी की अच्छा, एक बात मुझे पहले आइडेंटिफाई कर लो, इसमें से ठोस द्रव गैस कौन कौन से। जल क्या है, जल ठोस है, द्रव है कि गैस है। तो जाहिर सी बात है जल क्या है, द्रव है। चीनी यानी कि शक्कर, शक्कर ठोस है, द्रव है कि गैस है। हमने देखा था इसका एक्सेप्शनल केस, ये क्या है, ठोस है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोले तो क्या है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो इसके बारे में लिख लिया हमने, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। ये गैस हो गई। तो अब मुझे बताओ इन तीनों में से सबसे कण जिसमें सबसे पास पास कण होंगे वो कौन सी चीज होगी जिसमें कण सबसे पास पास होंगे। तो वो जाहिर सी बात है कौन सी होगी, चीनी होगी। चीनी में कण जो है वो बहुत पास पास होंगे, बहुत ज्यादा पास पास होंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने कण बना दिए, यहाँ पर आड़े टेढ़े बहुत सारे कण जो है वो यहाँ पर उपस्थित होंगे। चीनी में बहुत सारे कण ये आसपास बिल्कुल पास पास उपस्थित होंगे, है ना। ऑक्सीजन गैस सबसे दूर कण किसमें होंगे, ऑक्सीजन में ही होंगे। किसी बर्तन में अगर ऑक्सीजन गैस भरी हुई है उनके कण जो है वो बहुत दूर दूर होंगे। द्रव में क्या होंगे, द्रव में बीच में होंगे, ना ज्यादा दूर ना ज्यादा पास, है ना। ऐसी ऐसी अवस्था में होंगे। तो आपको बताना है कि उनके कणों के बीच किसके मध्य आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा। कौन से कण जो है वो सबसे ज्यादा आकर्षण बल रख रहे होंगे। तो आपको देखो सामने साफ साफ दिख रहा है, जो कण पास पास होंगे वो बिहू नृत्य वाला, जो कण आपस में सबसे ज्यादा जो कमर में हाथ डाल के खड़े होंगे उनके बीच आकर्षण बल का मान सबसे ज्यादा होगा और उस ग्रुप को तोड़ना भी क्या होगा, ज्यादा मुश्किल होगा। तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल किन कणों के बीच में होगा, ठोस के मध्य होगा। और यहाँ पर ठोस क्या है, यहाँ पर ठोस है चीनी। चीनी सबसे ज्यादा ठोस होगी। तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसके कणों के मध्य होगा, चीनी के मध्य होगा। फिर उसके बाद सबसे कम किसमें होगा, ऑक्सीजन में होगा, क्योंकि इसके कण बहुत ज्यादा दूर दूर है, केवल उंगली पकड़े हुए हैं इसके कण एक दूसरे से, है ना। तो सबसे कम किसमें होगा, ऑक्सीजन में होगा। और बीच का किसमें होगा, जल में होगा। सबसे पहले नंबर पे किसका होगा, ठोस में सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा किसमें होगा, ठोस में होगा। तीसरे नंबर पे कौन होगा, ऑक्सीजन होगी जिसमें सबसे कम होगा। और दूसरे नंबर पे क्या होगा, जल होगा जिसमें इन दोनों के बीच में होगा। तो हमसे बोला क्या है, पदार्थों को उनके बढ़ते हुए आकर्षण बल में, मतलब सबसे कम जिसमें है उसको सबसे पहले लिखो। तो सबसे पहले कौन आएगा, ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन आएगी, है ना। ऑक्सीजन के बाद कौन आएगा, ऑक्सीजन के बाद जो है वो बीच वाला आएगा जो कि क्या है, द्रव, जो कि क्या है, जल है। ऑक्सीजन के बाद आएगा जल। उसके बाद सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें होगा, चीनी में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले ऑक्सीजन, फिर उसके बाद जल, उसके बाद क्या जाएगी, चीनी। बढ़ते हुए क्रम में लिखना था हमें, मतलब जिसका सबसे कम आकर्षण बल हो उसको सबसे पहले लिखो और जिसका सबसे ज्यादा हो उसको सबसे बाद में लिखो। तो हमने वो भी लिख लिया। ये वाला क्वेश्चन जरा सा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है
आज सारे क्वेश्चन हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। भौतिक अवस्था मतलब कि जल कैसा दिखाई देता है। यदि 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें, 25 डिग्री सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर जल कैसा दिखता है, कौन सी अवस्था में होता है, द्रव की अवस्था में होता है। वो कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, पानी के रूप में। हम जो पानी पी रहे होते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही है ना। अपना तापमान घर का जो तापमान होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होता है, वही उसका तापमान है। और इस अवस्था में पानी कैसा होता है, पानी की अवस्था में, द्रव अवस्था में होता है। तो उसका 0 डिग्री सेल्सियस पे कैसा हो जाता है, अगर हम उसको फ्रिज में रख दें 0 डिग्री सेल्सियस जहां पर तापमान होता है या उससे भी कम होता है, वो कैसा हो जाता है, वो ठोस अवस्था में हो जाता है ना। क्या जरूरी है 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में ही हो जल? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना। ऐसा भी हो सकता है कि जल की अवस्था में होने पर उसका तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस हो और हम उसको गर्म कर रहे हो, उस कंडीशन में भी हो सकता है वो। तो इसमें दो कंडीशन आएगी। पहले लिखेंगे हम ठोस अवस्था में होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, इसके साथ साथ लिखेंगे यदि प्रसुप्त ऊष्मा वहां मौजूद है तो द्रव अवस्था भी हो सकती है। इसके लिए हम ये वाला पॉइंट लिखेंगे। और अगर हम बात करें 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर 100% श्योरिटी है कि पानी कैसा हो जाएगा, भाप बन जाएगा। मतलब कि कैसी अवस्था में होगा, गैसीय अवस्था में होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पे कैसा होगा, जलीय अवस्था में, द्रव अवस्था में। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ठोस अवस्था में होगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, वो गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा, वो गैस बन जाएगा, भाप बन जाएगा। यहाँ पर छुपा हुआ एक आंसर क्या लिखना है, छुपा हुआ आंसर ये लिखना है कि अगर प्रसुप्त ऊष्मा मौजूद है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी जल जो है वो द्रव की अवस्था में भी हो सकता है। द्रव की अवस्था में भी हो सकता है, प्रसुप्त ऊष्मा का कॉन्सेप्ट लग जाता है ना। उसके बाद क्या, उसके बाद पुष्टि हेतु कारण दीजिए। जल कमरे के तापमान पर द्रव है, इसके लिए रीजन देना है हमको कि जल जो है वो कमरे के तापमान पर द्रव क्यों है। अब आप बोलोगे इसका रीजन कैसे दे सकते हैं, तो है, लेकिन उसका रीजन क्या दे सकते हो आप, रीजन उसका गलनांक और क्वथनांक दे सकते हो। जल का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। जब उसका गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जो रूम टेम्परेचर होता है, घर का जो तापमान होता है, उस पर जो है वो जल जो है ना ठोस अवस्था में रहता है ना गैसीय अवस्था में रहता है। इसलिए वो रूम टेम्परेचर पे काय पे पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि कमरे के तापमान पर जल क्या है, वो द्रवीय अवस्था में होता है। सिंपल सी बात है, कोई भी उसमें घुमा फिरा आंसर नहीं है। कमरे के तापमान पर द्रव क्या है, द्रव अवस्था में होता है। क्यों होता है, क्योंकि कमरे का तापमान कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। और जल का गलनांक और क्वथनांक कितना, गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इस कारण से हम बोलते हैं कि जल जो है वो कमरे के तापमान पर कैसा होता है, द्रव अवस्था में होता है। उसके बाद लोहे की अलमारी कमरे के तापमान पर ठोस है। लोहे की अलमारी कैसी है, ठोस है। इसके बारे में हम कारण कैसे दे सकते हैं वो ठोस है। ठोस के कुछ गुण होते हैं, ठोस की स्पष्ट सीमाएं होती हैं, आकार जो है वो निश्चित होता है ना। ठोस की एक कुछ गुण होते हैं, वो गुण क्या होते हैं, उसका आकार निश्चित होता है, उसकी स्पष्ट सीमाएं होती हैं, उसको उसकी दृढ़ता बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत ज्यादा कड़क होते हैं, है ना। स्पेस जो आयतन होता है उनका निश्चित होता है, वो शेप चेंज नहीं करते हैं। तो देखो अलमारी इन सभी गुणों पर खरी उतर रही है। अलमारी जो है वो जो कमरे के तापमान होता है उसकी हम आउटलाइन खींच सकते हैं किसी पेज पर या दीवार पर, बिल्कुल खींचा जा सकता है। उसमें भरा जाने वाला सामान हमेशा फिक्स होने वाला है। ऐसा तो नहीं कि आज अलमारी है, कल जो है वो हार्ट के शेप में हो गई या गोल हो गई अलमारी, या फिर चपटी हो गई या फिर स्लिम हो गई। कुछ भी शेप चेंज होता है क्या उसका, नहीं होता। शेप चेंज नहीं होता, इसका मतलब क्या है, वो ठोस ही तो है। ये सारे गुण है ठोस के, जिसके तहत अलमारी उन गुणों का क्या कर रही है, पालन कर रही है। और इन गुणों के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि अलमारी कैसी है, ठोस है। क्योंकि ठोस के गुण होते हैं आकार निश्चित होना, आयतन निश्चित होना, स्पष्ट सीमाएं होना, दृढ़ होना। और अलमारी क्या है, ये सभी गुणों का क्या करती है, पालन करती है। इसके कारण से अलमारी क्या है, ठोस है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या, उसके बाद लिखा हुआ है 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। 273 केल्विन पर मतलब हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ को ठंडा करने पर, और जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। यहाँ अगर मैं एक शब्द में आंसर देना चाहूँ तो वो शब्द होगा प्रसुप्त ऊष्मा के कारण, प्रसुप्त या फिर गुप्त ऊष्मा के कारण। अगर हम बात करें, ये वाली बात हमने पहले भी करी है, यदि हम 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ की बात करें
और उसी 0 डिग्री सेल्सियस पर वो बर्फ यदि पानी बन गया है, उसकी बात करें तो ऊर्जा किसमें ज्यादा होगी? ऊर्जा होगी उस पानी में। क्यों? क्योंकि उस पानी में गुप्त ऊष्मा भी जुड़ी हुई है, जिसको हम प्रक्षुब्ध ऊष्मा बोलते हैं, है ना। बर्फ में तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान था ही, तो उसमें जितनी ऊर्जा थी तो थी। हमने बर्फ को जब गर्म किया तो गर्म करने के साथ साथ हमारा टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। कब तक? जब तक कि पूरी बर्फ जो है वो पिघल कर पानी नहीं हो जाती। जैसे ही वो पानी होगी तब टेम्परेचर जो है वो 0 से बढ़ना चालू करेगा। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ भी हो सकता है और पानी भी मिल सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना। पानी रहेगा लेकिन ऊर्जा किसमें ज्यादा रहेगी? पानी में ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि पानी के साथ जो है उस कंडीशन में प्रक्षुब्ध ऊष्मा भी जुड़ी होगी, जबकि इसके पास इतनी ऊर्जा है। इसके पास ये ऊर्जा तो है ही, पानी के पास ये ऊर्जा तो है ही, साथ में प्रक्षुब्ध ऊष्मा भी है। तो इसके पास क्या हो जाएगी? इस पानी के पास जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा जो है वो ज्यादा हो जाएगी, जबकि बर्फ के पास ऊष्मा कम रहेगी। तो एक शब्द में उत्तर दें यदि तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रक्षुब्ध ऊष्मा के कारण। तो आप लिखोगे 273 केल्विन बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक होता है, क्योंकि जल के साथ प्रक्षुब्ध ऊष्मा भी उपस्थित होती है, जिससे उसमें ऊर्जा ज्यादा होती है और इसी तापमान पर जो है वो पानी की शीतलता का प्रभाव अधिक होता है। पानी अधिक ठंडा होता है बर्फ की तुलना में। क्यों? क्योंकि पानी अधिक ठंडा कब? 0 डिग्री सेल्सियस पर। और क्यों होता है? क्योंकि उसमें प्रक्षुब्ध ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा छुपी हुई होती है। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पानी ज्यादा ठंडा होता है बर्फ से, नहीं। वो कब की बात हो रही? पानी ठंडा कब होगा ज्यादा? जब वो प्रक्षुब्ध ऊष्मा का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जब हम उसको गर्म कर रहे होंगे, उस कंडीशन में पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो ज्यादा ठंडा लगेगा बर्फ की तुलना में, है ना। तो उस केस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर समझ में नहीं आया तो बता देना, ये वाला क्वेश्चन मैं फिर से समझा दूंगा, लेकिन कंफ्यूजन मत रखना, कई बच्चे जो है डाउट में रहते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आए आपको तो बिल्कुल पूछिएगा बिना सोचे समझे। अगला लिखा हुआ, उबलते हुए जल और भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? उबलते हुए जल और भाप दोनों में से अधिक जलना किसमें महसूस होगा? जलने में सबसे ज्यादा किसमें लगेगा? देखो, जलेंगे तो दोनों में ही। भाप अगर पानी को आप अगर गर्म कर रहे हो तो पानी अगर उबलते हुए पानी में हाथ डाल दोगे तो भी जलना है, और अगर भाप पे हाथ रख दोगे तो भी जलना है, दोनों ही कंडीशन में जलना है। लेकिन किसमें ज्यादा तेज जलोगे आप? क्वेश्चन ये पूछा है किसमें ज्यादा तेज जलोगे, तीव्रता किसमें ज्यादा तेज होगी। तो अब यहाँ पर जो बात आ जाती है, यहाँ पर फिर से जो है वो प्रक्षुब्ध ऊष्मा का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पर जल को उबाल रहे हो तो जल में इतनी ऊर्जा है, जल में इतनी ऊर्जा है, और जल जो है वो उबल कर क्या बन गया? भाप बन गया। तो भाप में भी इतनी ऊर्जा है, लेकिन साथ साथ भाप में हल्की सी गुप्त ऊष्मा भी रहेगी, प्रक्षुब्ध ऊष्मा भी रहेगी, जिसके जिसके कारण से जो ऊर्जा की वैल्यू रहेगी भाप में ज्यादा हो जाएगी, और भाप में आपके जलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, या फिर तेज हो जाते हैं, या तीव्र हो जाते हैं। जलोगे दोनों में ही जलोगे, लेकिन ज्यादा तेज किस में जलोगे? भाप में। क्यों? भाप में उबलते हुए पानी जितनी ऊर्जा तो है ही, साथ साथ उसमें गुप्त ऊर्जा भी है, क्योंकि जब पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है तो कहीं ना कहीं हद तक उसमें गुप्त ऊष्मा रहती है, जिसको हम प्रक्षुब्ध ऊष्मा बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में बोले तो लेटेंट हीट बोलते हैं। तो मतलब अगर उबलता हुआ पानी है उसमें इतनी ऊर्जा है, और जो भाप बन गई है उसमें अगर इतनी ऊर्जा है, तो उसके साथ साथ प्रक्षुब्ध ऊष्मा भी जुड़ जाती है, जिसके कारण से भाप में क्या हो जाएगा? ज्यादा ऊर्जा रहेगी। देखो, पहले ठोस था, बर्फ था, बर्फ में इतनी ऊर्जा थी और वो पानी बन रहा था, तो पानी बन गया। 0 डिग्री सेल्सियस पे बात करें तो उसमें पानी में इतनी ऊर्जा तो थी, साथ साथ गुप्त ऊर्जा भी थी, तो उसमें ऊर्जा ज्यादा हो गई। अब क्या हो गया? अब हमने ये पानी ले लिया, पानी यहाँ पर है, पानी के साथ साथ अब पानी काय में कन्वर्ट हो रहा है? भाप में कन्वर्ट हो रहा है। फिर से द्रव से, पहले काय में हुआ था? ठोस से द्रव में कन्वर्ट हुआ था। अब काय में कन्वर्ट हो रहा है? द्रव से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो द्रव में जितना पानी था उतना तो था ही, और गैस में जितना है उतना तो है गैस में, लेकिन साथ में क्या जुड़ जाएगा? प्रक्षुब्ध ऊष्मा जुड़ जाएगा। तो गैस का जो है वो ऊर्जा लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण से भाप में ज्यादा जलने के चांसेस रहेंगे। जलोगे दोनों में ही, लेकिन ज्यादा तेज किस में जलोगे? भाप में जलोगे। क्यों? क्योंकि भाप में क्या हो जाएगी? प्रक्षुब्ध ऊष्मा हो जाएगी। मतलब निष्कर्ष क्या निकल रहा है? जब भी पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तित करता है तो उसकी जो बाद वाली अवस्था रहती है उसमें पहली वाली अवस्था जितनी ऊर्जा तो होती है, साथ में और क्या वो जुड़ जाती है? गुप्त ऊष्मा जुड़ जाती है। मतलब अवस्था परिवर्तन के दौरान जो दूसरी अवस्था होती है जिसमें पदार्थ कन्वर्ट हो रहा होता है, उसमें ऊर्जा ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा जुड़ जाती है। थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। आपके बहुत सारे डाउट और बहुत सारी चीजें आसपास की क्लियर कर देगा ये क्वेश्चन।
है ना। जब भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, तो जो दूसरी अवस्था होती है उसमें ऊर्जा ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए इसके पहले क्वेश्चन आया था, बर्फ में ज्यादा 0 डिग्री सेल्सियस पर सेम तापमान पर बर्फ में ज्यादा ऊर्जा कि पानी में ज्यादा ऊर्जा? पानी में ज्यादा ऊर्जा, क्योंकि पानी में बर्फ के समान ऊर्जा तो है ही, उसमें प्रसुप्त ऊष्मा में जुड़ गई। तो उसका अगले क्वेश्चन में बोला उबलते हुए पानी में ज्यादा ऊर्जा कि भाप में ज्यादा ऊर्जा? उबलता हुआ पानी भी सेम 100 डिग्री सेल्सियस पर है, भाप भी 100 डिग्री सेल्सियस पर, तापमान दोनों का समान है, दोनों में ऊर्जा का लेवल भी लगभग समान होगा, लेकिन भाप में थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रसुप्त ऊष्मा जुड़ गई है, अवस्था परिवर्तन हुआ, द्रव से गैस में कन्वर्ट हुआ, तो जो बाद वाली अवस्था है उसमें ऊर्जा ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें क्या जुड़ गई है? प्रसुप्त ऊष्मा जुड़ गई है। आई होप ये समझ में आया होगा। आखिरी क्वेश्चन प्रैक्टिकल आधारित है, वो आप बिना उसके कर सकते हो। निम्नलिखित के लिए ABCDEF की अवस्था को परिवर्तित बताइए। मतलब आपको नाम लिखना है, जब ए से मतलब ठोस से द्रव अवस्था में कन्वर्ट आती है तो उसको ए बोला है इन्होंने। तो आप बताइए मुझे, आपने डायग्राम देखा है, जब वस्तु ठोस से द्रव अवस्था में कन्वर्ट होती है, मैं सभी के माइक खोल रहा हूँ, है ना, चिल्लाना मत, लेकिन आराम से बोलना। जिसकी आवाज ज्यादा आएगी मैं उसको जो है वो म्यूट कर दूंगा, या फिर अपने आप को खुद ही म्यूट कर लीजिए। आप मुझे ये बताइए, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? संगलन। एक बार फिर से सोचिए, ठोस द्रव अवस्था मतलब बर्फ से पानी बन रहा है, क्या बोलेंगे? संगलन। बर्फ से पानी बनना बेटा। पिघलना किसको बोलेंगे? संगलन भी सही है और पिघलना भी सही है ना। संगलन मतलब होता है पिघलना, वही बात है। इसका उल्टा हो, यदि कोई द्रव से ठोस मतलब पानी से बर्फ बनना क्या कहलाता है? शीतलता। शीतलता। देख कर बोल रहे हो क्या बेटा कुछ? नहीं भैया। क्योंकि जनरल फॉर्म में तो हम बोलेंगे कि जो पानी से जो है वो अगर बर्फ बन रही है तो उसको हम जमना बोलते हैं कि बर्फ जमा दो, है ना। आप जो टर्म यूज कर रहे हो बुक के टर्म में बिल्कुल गलत नहीं है, वो मैं फिर बोल रहा हूँ वो गलत नहीं है, लेकिन सही शब्द जो है वो प्रैक्टिकली वो ना, जब ठोस से कोई द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम पिघलना बोलेंगे कि पिघल रही है वस्तु। द्रव से ठोस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे जमना। तो डी को क्या बोलेंगे हम? जमना बोलेंगे। उसके बाद यदि कोई ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, देखो ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको ई बोल रहे हैं। ई को क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। सेम गैस से यदि कोई व्यक्ति पदार्थ ठोस में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे, उसको भी हम क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। उसको भी क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे, है ना। अगर कोई कोई द्रव यानी कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, कोई द्रव यानी कि पानी जो है वो काय में कन्वर्ट हो गया? भाप में कन्वर्ट हो गया, तो उसको बी बोल रहे हैं। बी को क्या बोलेंगे बताइए? वो क्या हो रहा है? द्रव से काय में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण। उसको बोलेंगे वाष्पीकरण। और इसका उल्टा हो रहा है, गैस से यदि द्रव में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे संघनन। संघनन। ये वाला चार्ट आप लोगों ने देखा था, ये चार्ट जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है उसी चार्ट पर उपस्थित, उसी चार्ट पर आधारित है, जो चार्ट आपको मैंने इसमें दिखाया था, ये वाले चार्ट पर, है ना। ठोस से द्रव में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा? संगलन कहलाएगा। द्रव से ठोस में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा? जमना कहलाएगा। द्रव से गैस में कन्वर्ट होना वाष्पीकरण कहलाएगा। गैस से द्रव में कन्वर्ट होना संघनन कहलाएगा। देखना दो शब्द हैं, संगलन और संघनन। संगलन मतलब होता है गलना, गलना मतलब कि लिक्विड बनना, ठोस से लिक्विड बनना। संघनन मतलब होता है जमना, गैस को इकट्ठा करके क्या कर देना? द्रव बना लेना। और ठोस से गैस या गैस से ठोस, दोनों ही क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। इसी के साथ साथ आपका ये वाला चैप्टर जो है वो क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन इजी थे। जो मेन पोर्शन है चैप्टर के वो है द्रव की पदार्थ के तीन पदार्थ के कणों के 3 गुण, वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिग्री सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन, वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसका जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं, मटके का पानी ठंडा क्यों होता है, सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए, और जो है कपड़े जल्दी सूख क्यों जाते हैं। फिर उसके बाद वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण है, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा का क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है, टर्मिनल में बिल्कुल आ सकता है। ये सारे आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपको करना ही चाहिए, ये सारे पता होना चाहिए।
इसमें सबसे ज्यादा टफ कौन सा है? सबसे ज्यादा टफ जो लगेगा आपको वो संगलम की प्रक्षुब्ध ऊष्मा लग सकता है। अगर वो प्रैक्टिकल आपने ध्यान से समझा होगा, कौन सा बर्फ पिघलने वाला, बर्फ जल का क्वथनांक वाला, अगर वो ढंग से समझा होगा तो संगलन की प्रक्षुब्ध ऊष्मा में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, कुछ भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्थ कन्वर्ट होता है। तो जो दूसरी अवस्था होती है उसमें ऊर्जा का स्तर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा भी जुड़ जाती है। वही गुप्त ऊष्मा क्या कहलाती है? प्रक्षुब्ध ऊष्मा कहलाती है। तो आप अगर ऐसा याद रखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही लिखना भी पड़ेगा आपको। तो मेरे ख्याल से समझ में आई होंगी चीजें। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, और आपके क्वेश्चन आंसर के साथ साथ ये चैप्टर भी क्या हो जाता है आपका, खत्म हो जाता है। मैं कंक्लूजन भी कल बता चुका हूँ, आज क्वेश्चन आंसर हो गए हैं इसके। अब जो है वो आपको इसको कैसे फेयर करना है या इसके कैसे नोट्स बनाना है उसके बारे में मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, मैं आपको बना के दे दूंगा। आज की क्लास यहीं खत्म